Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Priya from Legal Fly. Welcome back to my channel. यहाँ पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे लॉ सब्जेक्ट्स। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो जब हम सेपरेशन ऑफ पावर्स के टॉपिक को देख रहे हैं तो बात तो हमें थोड़ी बहुत समझ आ रही है कि यहाँ पर पावर्स को सेपरेट करने की बात हो रही है, बट किस तरीके से सेपरेट करना है उसको समझते हैं इस डॉक्ट्रिन के थ्रू। तो देखिए, इस डॉक्ट्रिन के बारे में या जो इस कॉन्सेप्ट के बारे में काफी सारे लोगों ने जो है कंट्रीब्यूशन दी है, जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू। तो एरिस्टोटल ने पावर्स को तीन तरीके से डिवाइड करा, डेलिबरेटिव, मैजिस्टीरियल एंड जुडिशियल। यहां से ये जो कॉन्सेप्ट था लॉक ने, बेसिकली जॉन लॉक ने जो है एडॉप्ट करा और उन्होंने पावर्स जो है तीन तरीके से डिवाइड करी। एक तो डिसकंटिन्यूअस लेजिस्लेटिव पावर्स, कंटिन्यूअस एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फेडरेटिव पावर्स। तो पहले पावर में सारे रूल मेकिंग पावर्स जो है ना, वो सब कुछ जो है डिसकंटिन्यूअस लेजिस्लेटिव पावर्स में आते हैं, जो कि विल बी कॉल्ड इनटू एक्शन टाइम टू टाइम बट नॉट कंटिन्यूअसली। एंड सेकंड के अंदर जो कि है हमारा कंटिन्यूअस एग्जीक्यूटिव पावर्स में, जो आजकल के जमाने में हम एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर्स बोलते हैं ना, वो सब कुछ आता है सेकेंड वाले में। एंड थर्ड है फेडरेटिव पावर। वो कहते हैं फेडरेटिव पावर में बेसिकली आता है द पावर टू कैरी आउट द फॉरेन अफेयर्स, कंडक्टिंग फॉरेन अफेयर्स। तो ये सारी चीजें जो है थर्ड में आती है। तो इस तरीके से उन्होंने जो है पावर्स को डिवाइड कर दिया। अब देखिए, इस कॉन्सेप्ट से काफी ज्यादा प्रभावित हो गए थे मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू थे जो कि पहले फर्स्ट टाइम उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को काफी ज्यादा सिस्टमैटिकली, साइंटिफिकली एंड क्लियरली अपने बुक दैट इज द स्पिरिट ऑफ द लॉस, एस्पिरिटस लॉज, जो कि पब्लिश हुई थी 1748 में, उसमें लिखा था। तो वो क्या कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में? पहला वो ये कहते हैं कि पावर्स किस तरीके से उन्होंने डिवाइड करी है। तो जॉन लॉक की जो कंट्रीब्यूशन थी ना, सेम उसी तरीके की, सिमिलर तरीके की डिवीजन उन्होंने भी ली। तो वो पावर्स को दो तरीके से डिवाइड करते हैं, पहला जनरल लेजिस्लेटिव पावर एंड दूसरा टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स। इस टू टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स में भी दो तरीके के पावर्स आते हैं। पहला है जो कि है हमारा फेडरेटिव पावर, सेम जो कि जॉन लॉक भी कहते हैं, राइट, पावर टू कंडक्ट द फॉरेन अफेयर्स। एंड सेकंड है जिसके अंदर सिविल लॉ एग्जीक्यूटिव पावर्स आते हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव एज वेल एज जुडिशियल पावर्स भी आते हैं। ठीक है, तो मॉन्टेस्क्यू पावर्स को इस तरीके से डिवाइड करते हैं, दो तरीके, जनरल लेजिस्लेटिव पावर एंड टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। तो काफी सिमिलैरिटी थी उनके और जॉन लॉक के डिवीजन ऑफ पावर्स पे। देखिए, अब वो अपने कॉन्सेप्ट को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किस तरीके से उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो कहते हैं, देखो, पर्सनल लिबर्टी जो होती है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हर एक इंडिविजुअल लाइफ का। तो ये जो पर्सनल लिबर्टी है वो ट्रू सेंस में आपको कब मिलती है, कब अटेन होती है? जब सारे जो फंक्शंस होते हैं, जो पावर्स होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली एंड सेपरेट किए जाते हैं। ठीक है, जो भी पावर्स गवर्नमेंट को दी जाती है वो सेपरेट होने चाहिए एंड इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तभी बेसिकली एक इंडिविजुअल को या सारे इंडिविजुअल्स को जो है लिबर्टी प्रॉपर सेंस में अटेन होती है, पहली बात ना। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि उनका जो कॉन्सेप्ट है ना, उसका ट्रू मतलब या तो ट्रू एसेंस कुछ इस तरीके का है कि एक इंडिविजुअल या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सारे तरीके के पावर्स एक्सरसाइज नहीं कर सकता। लेजिस्लेटिव भी, एग्जीक्यूटिव भी, जुडिशियल भी, ये सारे पावर्स को एक साथ वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि भाई देखो, तीन तरीके के पावर्स तो डिवाइड कर दी, तो यहां पर जिस ऑर्गन को एक पावर मिला होगा वो अपने आप को अपने स्फीयर के अंदर लिमिट करके रखेगा, रेस्ट्रेन करके रखेगा, रिस्ट्रिक्ट करके रखेगा, एंड किसी और पावर के बाउंड्री के अंदर ना ही वो इंटरफियर करेगा, ना ही वो किसी भी तरीके से ट्रांसग्रेस करेगा। ठीक है, तो ये दो बातें वो कहते हैं अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में। नो, ये सब बातें वो कह तो रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स एक साथ किसी एक इंडिविजुअल को या बॉडी ऑफ पर्संस को दे दी जाए तो वहां पर क्या होगा, टिरानिकल लॉस पास किए जाएंगे एंड टिरानिकल मैनर में उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया जाएगा। तो वहां पर इंडिविजुअल की लिबर्टी तो खत्म ही हो जाएगी।
अगर वो कहते हैं अगर सोचिए जुडिशियल और लेजिस्लेटिव पावर्स को एक साथ दे दी जाए एक इंडिविजुअल बॉडी ऑफ पर्संस को, उस टाइम भी राइट और लिबर्टी ऑफ जो इंडिविजुअल या सिटीजन है वो खत्म हो जाएगा या वो डेंजर में आ जाएगा, या किसी भी तरीके का आर्बिट्री पावर है ना, कंट्रोल है, उससे वो एक्सपोज हो जाएगा। इस तरीके से कहते हैं। तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि अगर सोचिए जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव पावर्स एक साथ मिल जाए, वहां पर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पर चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि जो जुडिशरी है या तो जो जजेस है ना बेसिकली, वो किसी भी तरीके का वायलेंट या ओप्रेसिव तरीके से एक्शंस लेने शुरू हो जाएंगे। तो वो इस तरीके से समझाते हैं कि कभी भी हम इन पावर्स को जो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर्स को जो है उसको मिंगल या मिक्स नहीं कर सकते, उसको सेपरेट रहने दीजिए, इंडिपेंडेंट रहने दीजिए। तो वो ये हमें समझाते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर ये सेपरेट नहीं रही तो इंडिविजुअल्स की लिबर्टी जो है खत्म हो जाएगी, और सबसे ज्यादा मिसरेबल कंडीशन तब होगी जब एक ही इंडिविजुअल के हाथ में ये सारे पावर्स होंगे। ठीक है, तो ये है उनका कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। देखिए हम इस कॉन्सेप्ट को दो सेंस में समझ सकते हैं, नेगेटिव सेंस में भी, पॉजिटिव सेंस में भी। जब हम नेगेटिव सेंस में समझते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि इनकी जो कॉन्सेप्ट है, इन्होंने ना पावर्स के ऊपर बहुत ज्यादा लिमिटेशन लगा दी है, ऐसा हमें लगता है। बट अगर हम इसको पॉजिटिव सेंस में देखें तो हमें ये समझ आता है कि जो तीनों पावर्स है और जो तीनों डिफरेंट बॉडी ऑफ पर्संस या इंडिविजुअल्स को दी जाएगी, वो तीनों पावर्स अलग होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, राइट। तो वहां पर अगर पॉजिटिव सेंस में समझे तो ये कॉन्सेप्ट ने एक लिमिटेशन रख दी है, राइट, एक डिमार्केशन रख दी है तीनों पावर्स के बीच में। तो जो डिमार्केशन रखी है उस लिमिटेशन के अंदर उस ऑर्गन को सारे तरीके के पावर्स मिलेंगे, वो सारे तरीके के पावर्स जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे पॉजिटिवली सोचिए कि पावर दे रखी है आपके लिमिटेशन के अंदर, अब जो तरीके की पावर जो आपको दे रखी है वो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको पॉजिटिव सेंस में भी समझ सकते हैं। ओके, तो वेड एंड फिलिप्स ने इस कॉन्सेप्ट को तीन सेंस में डिफाइन करा। पहला वो ये कहते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है किसी एक ऑर्गन का ही पार्ट बन सकता है, ना कि किसी एक से ज्यादा ऑर्गन का, किसी एक ही ऑर्गन का वो पार्ट बनेगा, पहला। एंड दूसरा उन्होंने ये बोला कि जो एक ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का, उसके पास एक पावर होती है, राइट, तो वो कभी भी किसी और ऑर्गन के जो पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं ना उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। एंड तीसरा ये बोला कि जो एक ऑर्गन होता है जिसके पास थोड़ी पावर्स होती है, राइट, दूसरा ऑर्गन उसके पास अपनी पावर्स होती है, तो ये जो ऑर्गन है कभी भी दूसरे ऑर्गन के पावर्स के एक्सरसाइज के अंदर, राइट, जब वो अपने पावर्स को एक्सरसाइज करता है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता या उसको किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता। तो सिंपल सी बात ये है कि पावर्स जो है तीन तरीके से डिवाइड हो चुके हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। इन तीनों को जो है हमें सेपरेटली एंड इंडिपेंडेंटली रखना चाहिए, राइट। और कोई भी जो पर्सन है वो किसी एक पर्टिकुलर विंग का ही पार्ट बन सकता है, एंड एक जो ऑर्गन है वो किसी भी तरीके से दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकता और दूसरे के फंक्शन जो है एक्सरसाइज नहीं कर सकता, राइट। सिंपल बात है, आपको मीनिंग समझ आ रहा है इट्स डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का क्या मतलब है, आपको ये समझ आ रहा है, राइट। तो ये सारी बातें आपको अपने एग्जामिनेशन में लिखने हैं बिकॉज आप स्कोर कर सकते हैं अच्छे से। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है मैं आपको दो कॉन्टेक्स्ट में समझाऊंगी, यूएस एंड एज वेल एज इंडिया। ठीक है, नाउ यूएस इसलिए बिकॉज ये पहली ऐसी कंट्री थी जिसने इसको अप्लाई करा था एंड अब वो बहुत स्ट्रिक्ट तरीके में इन्होंने अप्लाई करा है। तो यूएस में बेसिकली पावर्स तीन तरीके से डिवाइडेड है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। अब हम जब उनके कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो आर्टिकल 1, 2 एंड 3 में सेपरेशन ऑफ पावर क्लियरली दिख जाता है। आर्टिकल 1 के अंदर उन्होंने लेजिस्लेटिव पावर्स जो है कांग्रेस को दे रखी है, एंड वो कांग्रेस जो है दो तरीके से डिवाइडेड है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेनेट। दूसरा द सेकेंड आर्टिकल, उसके अंदर उन्होंने एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है बेसिकली प्रेसिडेंट को दी है। थर्ड, जुडिशियल पावर्स जो है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को, एंड जो भी इंफीरियर कोर्ट्स है जो कांग्रेस टाइम टू टाइम उसको एस्टैब्लिश करती चली जाएगी उनको दे दी जाएगी। तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन को देख के तो ये बात समझ आती है कि उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स को जो है काफी अच्छी तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है एंड वो अप्लाई भी करते हैं, राइट। बट उसके साथ साथ उन्होंने कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करा है एंड उस कॉन्सेप्ट का नाम है द कॉन्सेप्ट
ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब ये है कि जो एक ऑर्गन है जिसको लेजिस्लेटिव पावर्स दी है, दूसरा ऑर्गन उसको एग्जीक्यूटिव दी है, तीसरा जो है उसको जुडिशियल पावर्स दे रखी है, राइट। तो एक जो ऑर्गन है वो दूसरे ऑर्गन के ऊपर हमेशा एक नजर रखेगा कि कहीं वो कुछ ज्यादा पावरफुल तो नहीं बन गया, कहीं वो अपने पावर्स को मिसयूज तो नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये जो ऑर्गन है इसके ऊपर एक कंट्रोल जो है करेगा, राइट, किसी भी तरीके का कंट्रोल करेगा। तो वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। बट उसके अंदर एक और बात है, उसके अंदर ये बात भी है कि जब ऐसा कोई कोई एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के ऊपर एक चेक रखता है या एक नजर रखता है, राइट, एक कंट्रोल रखता है, तो बेसिकली होता क्या है, ये तीनों ऑर्गन्स जो है इनके बीच में एक बैलेंस मेंटेन होता है, राइट। ना ही कोई एक ऑर्गन सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, ना ही एक ऑर्गन जो है बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बैलेंस मेंटेन रहेगा, एक स्टेबिलिटी रहेगी तीनों ऑर्गन्स के बीच में अगर चेक्स एंड बैलेंसेस अप्लाई करें। इसीलिए यूएस ने बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस अलोंग विद डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन पावर्स जो है अप्लाई करा है उनकी कंट्री में। तो देखिए चेक्स एंड बैलेंसेस वो किस तरीके से अप्लाई करते हैं, बहुत ही मजेदार है ये समझने के लिए। तो मैंने किस तरीके से कहा चेक्स एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट कैसा है, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के ऊपर एक नजर रखता है एंड कभी भी वो ज्यादा पावरफुल बन जाए तो उसको बेसिकली अपने लिमिट्स के अंदर वापस खींच लेता है या वापस बुला लेता है, राइट, एक कंट्रोल रखता है। देखिए कैसे करता है, बहुत ही आसान है। नाउ यहां पर मैंने बोला तीन तरीके के ऑर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। लेजिस्लेचर जो है बेसिकली लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो है उसको इंप्लीमेंट करता है एंड जुडिशरी जो है बेसिकली उस लॉस को जो है इंटरप्रेट करता है। ये तो तीन ऑर्गन्स क्लियर है यूएस के पर्सपेक्टिव में भी। अब देखिए लेजिस्लेचर जब कोई लॉ बनाता है, राइट, जब भी कोई बिल पास करता है तो वो बेसिकली जाता है प्रेसिडेंट के पास ताकि प्रेसिडेंट जो है उसको एसेंट दे, मतलब उसको अप्रूव करे उस पर्टिकुलर बिल को, राइट। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास बेसिकली पावर ये है कि या तो वो अप्रूव कर सकता है, या तो अगर उसको लगता है कि ये लॉ सही नहीं है या तो कुछ तो गलत है, कुछ तो यहाँ पे परेशानी है, तो उस लॉ को बेसिकली वो अप्रूवल देने से मना कर देता है। मतलब प्रेसिडेंट जो है, एग्जीक्यूटिव विंग जो है, उस लॉ के ऊपर बेसिकली वीटो पावर एक्सरसाइज कर देता है। समझ रहे आप मेरी बात? तो एक जो है लॉ बना रहा है बट दूसरे के पास जब वो जाता है तो वो अपना एक कंट्रोल, अपना एक चेक रख देता है, ना एक नजर रख लेता है, नहीं आपका लॉ अच्छा नहीं है तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसको आप रोक दीजिए, यही रोक दीजिए। इस तरीके से वो अपना वीटो पावर एक्सरसाइज कर लेता है। अब दूसरे उसी तरीके से देखिए लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के ऊपर कैसे कंट्रोल रखना है। जब भी एग्जीक्यूटिव जो है किसी भी तरीके का ट्रीटी बनाता है तो उसका अप्रूवल जो है वो लेजिस्लेचर देता है, सेनेट देता है, राइट। उसका अप्रूवल सेनेट देगा। अब उसका अप्रूवल देना है या नहीं देना है वो सेनेट के हाथ में है। अगर उनको लगता है ट्रीटी सही है तो वो अप्रूव कर देंगे, अगर उनको लगता है कि ट्रीटी बिल्कुल भी सही नहीं, कुछ तो उसके अंदर प्रॉब्लम है, तो वो अप्रूव नहीं करेंगे, राइट। तो अगेन इस तरीके से वो नजर रखता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। अब देखिए अब जब प्रेसिडेंट जो है किसी भी तरीके का क्राइम करते हैं या ब्राइबरी में या किसी भी तरीके के केसेस में आ जाते हैं, तब उस टाइम पे लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो उस प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दे, रिमूव कर दे, ठीक है। और तीसरा देखिए जब प्रेसिडेंट जो है बेसिकली उसके पास पावर ये है कि वो जजेस को नॉमिनेट कर सकता है, फॉर द जुडिशियल विंग के अंदर जजेस को नॉमिनेट कर सकता है। तो यहाँ पर लेजिस्लेचर के पास पावर क्या है, जब भी एग्जीक्यूटिव जो है जजेस को नॉमिनेट करती है उसका अप्रूवल जो है वो लेजिस्लेचर देता है। तो आप समझिए किस तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस का काम जो है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में चल रहा है, राइट। इसी तरीके से लेजिस्लेचर और जुडिशरी का देखिए, अब जब लेजिस्लेचर बेसिकली कोई लॉ बनाता है, ठीक है, और जुडिशरी का काम क्या है, इंटरप्रेट करना। अब जुडिशरी के पास अगर वो लॉ आता है तो वो जुडिशरी क्या करता है, जुडिशरी को लगता है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देता है, राइट। अगर लेजिस्लेचर ने अपने पावर्स काफी ही ज्यादा एक्सटेंड में एक्सरसाइज करके कुछ भी तरीके का एक लॉ बना दिया तो जुडिशरी है उसके ऊपर नजर रखने के लिए, तो जुडिशरी क्या करती है, उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है, राइट। वैसे ही लेजिस्लेचर देखिए जुडिशरी के ऊपर कैसे कंट्रोल रखता है, जैसे कि रिमूवल, इंपीचमेंट ऑफ द जजेस, वो बेसिकली लेजिस्लेचर के हाथ में। अब देखिए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव किस तरीके से काम करते हैं। देखिए जब एग्जीक्यूटिव जो है बेसिकली जजेस का नॉमिनेशन जो देते हैं बेसिकली वो एग्जीक्यूटिव करते हैं, राइट। तो एक कंट्रोल तो वहां हो गया और दूसरा कंट्रोल देखिए किस तरीके से, तो जब जुडिशरी जो है अपना काम करती है, जब डिसीजन देती है तो कुछ डिसीजंस के ऊपर जो है प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर है तो वहां पे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल कर रहा है। उसी तरीके से जुडिशरी कैसे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करेगा, यहाँ पे जब देखिए जब भी एग्जीक्यूटिव किसी भी तरीके का एक्शन करता है तो
उसको अगर जुडिशरी को लगता है कि नहीं यार ये वैलिड नहीं है, तो उसको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। तो आप समझिए चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम किस तरीके से चलता है कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के ऊपर एक कंट्रोल रखता है, एक नजर रखता है कि आप कहीं ज्यादा पावरफुल ना बन जाए, आप या बिल्कुल भी ना काम करें, या आप बिल्कुल भी एब्सोल्यूट पावर्स लेके उसको मिसयूज करना शुरू हो जाए। तो हम बैठे हैं आपको कंट्रोल करने के लिए और आपको अपने लिमिट्स में खींच के वापस लेके आने के लिए हम हैं। तो इस तरीके से उनका कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस चलता है along with the concept of separation of power, जो कि हमने उनके कॉन्स्टिट्यूशन में देखा विद इन आर्टिकल 1, 2 एंड 3। ओके, तो डिविजन ऑफ पावर उन्होंने फॉलो कर रखी है along with the concept of checks and बैलेंसेस। अब देखते हैं इंडिया का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए इंडिया में जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने भी पावर्स को जो है 3 तरीके से डिवाइड किया हुआ है, राइट? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, राइट? लेजिस्लेटिव पावर्स हमने पार्लियामेंट को दी है, उसके अंदर 2 हाउस है, राज्यसभा, लोकसभा है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है हमने प्रेसिडेंट को दे रखी है, एंड थर्ड जो बेसिकली जुडिशियल पावर्स है वो हमने सुप्रीम कोर्ट को एज वेल एज सबऑर्डिनेट कोर्ट को, हाई कोर्ट को दे रखी है, राइट? सिंपल है। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं हमें सेपरेशन ऑफ पावर्स भी दिख रहा है, राइट? साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे आर्टिकल है जो कि सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं, जैसे कि आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 के अंदर वो कहता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव विंग को हमें सेपरेट रखना चाहिए, राइट? तो इस तरीके की बात होगी, तो वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर्स दिख रहा है। सेकेंड आर्टिकल जैसे आर्टिकल 121, वहां पे ये कहते हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट जजेस है, उनके कॉन्डक्ट के बारे में, जो भी वो काम करते हैं उसके बारे में किसी भी तरीके का डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं होगा। देखिए वहां पे भी लेजिस्लेचर और जुडिशियल विंग के बीच में एक सेपरेशन खड़ी कर दी। अब देखिए आर्टिकल 122 उसके अंदर कहते हैं कि द कोर्ट शैल नॉट इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। वहां पे कोर्ट बिल्कुल भी जो है प्रोसीडिंग्स होती है ना पार्लियामेंट की, उसके ऊपर किसी भी तरीके का डिस्कशन या इंक्वायरी कुछ नहीं होगी। वो वहां पे लेजिस्लेचर और जुडिशरी को भी हमने सेपरेट कर दिया है। एक और आर्टिकल देख लेते हैं, जैसे कि आर्टिकल 361, उसके अंदर ये कहता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जब वो अपने पावर्स को, फंक्शंस को एक्सरसाइज करते हैं ना, तो उसके लिए वो कोर्ट के सामने आंसरेबल नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल विंग को भी सेपरेट कर दिए। तो इन सब चीजों को देख के या इन आर्टिकल्स को देख के हमें ये लगता है कि हाँ, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स को तो अप्लाई किया हुआ है, राइट? बट जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को केयरफुली देखते हैं, समझते हैं, परखते हैं, तो तब हमें समझ आता है कि बात कुछ तो डिफरेंट है। बात इस तरीके से डिफरेंट है कि एक जो विंग है वो दूसरे विंग के काम भी कर सकता है। जैसे देखिए प्रेसिडेंट जुडिशियल एज वेल एज लेजिस्लेटिव पावर्स भी एक्सरसाइज करता है। कैसे? आर्टिकल 123। अब आर्टिकल 123 के अंदर प्रेसिडेंट को पावर दे रखी है टू इशू ऑर्डिनेंसेस, राइट? कब ऑर्डिनेंसेस पास करें? जब बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन, तब प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंसेस पास कर सकते हैं। मतलब जब वो ऑर्डिनेंस पास, बेसिकली ऑर्डिनेंस क्या है? लॉ ही है ना। अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए के अंदर लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंसेस, राइट? तो किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। तो यहाँ पर जब ऑर्डिनेंस बनाता है प्रेसिडेंट, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो लेजिस्लेटिव फंक्शंस को, पावर्स को जो है एक्सरसाइज कर रहा है, राइट? पहला ये आर्टिकल देखिए। सेकेंड आर्टिकल जैसे आर्टिकल 357, जब स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तब भी प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो जो है लॉज बना सकते हैं, ठीक है? वो हो गया। अगेन लेजिस्लेटिव पावर्स एक्सरसाइज कर ली। नाउ थर्ड वन आर्टिकल 103। नाउ 103 के अंदर बेसिकली ये बोलते हैं कि कभी भी कोई डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर आता है, डिस्क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, तो जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, तो उसका डिसीजन बेसिकली प्रेसिडेंट लेते हैं। तो मतलब जुडिशियल पावर्स भी फंक्शन करते हैं। अगेन आर्टिकल 72 के अंदर देखिए पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगेन हम ये कह सकते हैं कि वो जुडिशियल पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं कि जब जुडिशरी कोई जजमेंट पास करती है जिसमें डेथ सेंटेंस दे दिया गया हो या कुछ और तरीके की जो डिसीजंस देती है, वहां पे प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो पार्डन दे सकते हैं, राइट? तो देखिए आर्टिकल 72 में कुछ तरीके का जुडिशियल पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज कर रही है। अगेन देखिए आर्टिकल 217 क्लॉज 3, उसमें ये कहते हैं कि जब भी कोई डिस्प्यूट आता है रिगार्डिंग द एज ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, देन अगेन क्वेश्चन कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। तो इन आर्टिकल्स को देख के आपको क्या लगता है? सेपरेशन ऑफ
ऑफ पावर्स क्या हमने स्ट्रिक्टली अप्लाई करे हैं? नहीं, बल्कि सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है हमने अप्लाई कुछ इस तरीके से, कुछ ब्रॉड तरीके से कर रखा है कि कुछ आर्टिकल्स के अंदर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से पावर्स एंड फंक्शंस को एक्सरसाइज कर सकता है। नाउ देखिए, अब जैसे कि जुडिशरी कब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज करती है, जैसे अंडर आर्टिकल 227 में हाई कोर्ट को पावर है, वो पावर मतलब किस तरीके का पावर, कंट्रोलिंग द ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड एज वेल एज द ट्राइब्यूनल्स व्हिच आर एग्जिस्टिंग उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो कि हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, तो उसके ऊपर एक कंट्रोल रख सकते हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव पावर हो गया, राइट, 227 में। देन आर्टिकल 125 एंड 225 नाउ इसके अंदर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को एंड हाई कोर्ट को पावर दे रखी है कि वो रूल्स बना सकते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द प्रैक्टिस द प्रोसीजर्स ऑफ द कोर्ट। तो वो रूल्स बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं मतलब क्या कि वो लेजिस्लेटिव फंक्शंस को, लेजिस्लेटिव पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इन दो आर्टिकल्स को देख के हमें क्या लग रहा है, तो जो जुडिशरी है, जो दूसरे ऑर्गन्स है ना, उनके पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती है। वैसे ही देखिए लेजिस्लेचर भी कर सकती है। नाउ लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 61 देखिए, 61 के अंदर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जो बेसिकली कौन करता है, लेजिस्लेचर करता है, वहां पे जुडिशियल फंक्शंस जो है वो एक्सरसाइज करे। तो जब भी इम्पीचमेंट का प्रोसीजर होता है तो एक हाउस जो है एज अ प्रोसिक्यूटर होता है, एक जो है इन्वेस्टिगेटर होता है और इन्वेस्टिगेट करता है उन चार्जेस को, ठीक है, और उसके बाद डिसीजन लिया जाता है फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहां पर जो है जुडिशियल फंक्शंस लेजिस्लेचर जो है एक्सरसाइज कर रहा है। फिर देखिए आर्टिकल 54 एंड 55, उसके अंदर जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मैनर बताया गया, राइट, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, वहां पे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एक्सरसाइज हो गए। तो इन दो आर्टिकल से क्या लग रहा है कि लेजिस्लेचर अपने फंक्शंस नहीं, दूसरों के ऑर्गन के थोड़े बहुत फंक्शंस तो एक्सरसाइज कर सकता है। तो इतने कॉन्सेप्ट्स के बाद या इतने आर्टिकल्स के बाद हमें ये समझ आ गया कि हमारे कंट्री में सेपरेशन ऑफ पावर्स हमने स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं किया, बल्कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के साथ साथ हमने चेक्स एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट भी अडॉप्ट किया हुआ है। कैसे चेक्स एंड बैलेंसेस, देखिए जैसे हमने यूएस में देखा था, कुछ सिमिलर तरीके का कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। जैसे कि किस तरीके से जुडिशरी जो है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव विंग को किस तरीके से कंट्रोल करती है। मतलब जुडिशरी कभी भी उनको लगता है लेजिस्लेटिव एक्ट या एग्जीक्यूटिव एक्ट गलत है, तो दोनों एक्ट्स को वो बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। अब देखिए एग्जीक्यूटिव किस तरीके से जुडिशरी को कंट्रोल करती है, लेजिस्लेचर को कैसे कंट्रोल करती है। एग्जीक्यूटिव जो है जजेस के अपॉइंटमेंट करती है, राइट, तो वहां पे कंट्रोल हो गया। और लेजिस्लेचर को कैसे कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव, बेसिकली जब भी कोई बिल पास होता है वो किसके पास आता है, प्रेसिडेंट के पास आता है फॉर साइनिंग इट, राइट। अगर प्रेसिडेंट को सही लगता है वो एसेंट दे देते हैं, अगर नहीं सही लगता वो डिसअप्रूव कर देते हैं और वापस भेज देते हैं बिल को, तो वहां पर हो गया। अब लेजिस्लेचर देखिए कैसे कंट्रोल करता है, लेजिस्लेचर बेसिकली इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट भी देखता है, रिमूवल ऑफ जजेस भी देखता है। तो इस तरीके का एक सर्कल बना हुआ है जहां पे हमने कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस को अप्लाई करा हुआ है। एंड एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के ऊपर एक नजर जरूर रखता है और कहता है कि भाई जब भी आप अपने पावर्स को ज्यादा एक्सरसाइज करने जा रहे हो ना, तो हम आपको जो है लिमिट में रखेंगे, हम आपको खींच के वापस ले आएंगे। तो चेक्स एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट भी हम अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स नॉट इन रिजिड सेंस बट इन अ ब्रॉड सेंस जो है हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई करते हैं। और कुछ ऐसे आर्टिकल्स जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स दिखते हैं एंड कुछ ऐसे आर्टिकल्स जिसमें ये दिखता है कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के पावर्स एंड फंक्शंस को एक्सरसाइज कर सकता है। बात क्लियर हो गई, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब समझ आ गया, यूएस के कॉन्टेस्ट में भी समझ आ गया एंड इंडियन कॉन्टेस्ट में भी आपको सेपरेशन ऑफ पावर्स समझ आ गया। बढ़ते हैं कंक्लूजन की ओर। कंक्लूजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों पता है, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस लिखे हैं, कुछ लोगों ने कुछ कुछ बातें बोली हैं। जैसे फ्रेडमैन ने ये बोला है कि एनी रिजिड अटेम्प्ट टू डिफाइन एंड सेपरेट द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट आइदर फेल और कॉज सीरियस इनएफिशिएंसी इन गवर्नमेंट। वो कहना क्या चाहते हैं भाई कि आप कभी भी जो गवर्नमेंट के जो फंक्शंस होते हैं या पावर्स होते हैं ना, उसको प्रॉपरली डिवाइड करने जाओगे या तो भाई आप हार मान जाओगे, ठीक है, या अगर आपने कर भी दिया, सेपरेट कर भी दिया, ठीक है, प्रॉपर एक डिमार्केशन के साथ, तो आप उस गवर्नमेंट के अंदर सीरियस तरीके की कुछ इनएफिशिएंसी ले आओगे। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए जो गवर्नमेंट है, इवन तो हमने पावर्स 3 तरीके से डिवाइड कर दिए हैं और तीनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, सेपरेटली काम कर रहे हैं, बट स्टिल तीनों का हमेशा एक
क्या बोले, एक एक तरीके का ये इंटरेक्शन होना चाहिए, एक तरीके का एक कॉपरेशन होना चाहिए, तभी वो प्रॉपरली जो है एक्ट कर पाएंगे, राइट। यहाँ पे वो लोग इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है, तो हम उनको ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट करने का जो काम है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि मॉडर्न गवर्नमेंट है, राइट। और जिस तरीके से काम चलता है अभी के जो एनवायरमेंट में, जिस तरीके से गवर्नमेंट काम करती है, वहां पे सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल टास्क है, ठीक है। अगर आपने कर दिया तो वो सीरियस इनएफिशिएंसी को लेके आ सकता है गवर्नमेंट के अंदर। ना दूसरी बात देखिए, फ्रैंकफर्टर ये बोलते हैं, एनफोर्समेंट ऑफ अ रिजिड कंसेप्शन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स would make modern government impossible। अब वो इस तरीके से क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो मॉडर्न गवर्नमेंट है, जिस तरीके से गवर्नमेंट काम करती है, वहां पे डेलीगेशन होता है, राइट। लेजिस्लेचर अपने पावर्स को डेलीगेट करती है कि रूल्स बना दो, रेगुलेशन बना दो, एग्जीक्यूटिव विंग को देती है, राइट। जुडिशरी के पास भी थोड़े लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, राइट। तो इस तरीके से तो गवर्नमेंट चलता है। अगर आप सेपरेशन ऑफ पावर्स को स्ट्रिक्ट तरीके से अप्लाई कर दोगे तो ये सारे काम रुक जाएंगे और गवर्नमेंट चलना ही रुक जाएगा। पब्लिक अफेयर्स को मैनेज कौन करेगा फिर? तो इस तरीके की बात को कहते हैं। तीसरी बात जो हमें समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर पढ़ रहे हैं, तो आप ये जरूर लिखना और ये जरूर समझिए कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है एंड जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, ये काफी इनकम्पैटिबल है आपस में। ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या कहता है, डिवीजन लेके आओ, पावर्स को सेपरेटली काम करने दो। बट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या कहता है, नहीं यार, सेपरेशन इस तरीके से नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पावर्स डेलीगेट के मिलती है, राइट, लॉ बनाने की। तो हम लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस बनाते हैं। हम क्यों रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं? क्योंकि पीपल की नीड इस तरीके की है, राइट। सोसाइटी की नीड इस तरीके की है कि लेजिस्लेचर को उसको फुलफिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो काम हम कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हमने सेपरेशन ऑफ पावर को स्ट्रिक्टली अप्लाई कर दिया तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तो खत्म ही हो जाएगा, राइट। और उस तरीके से भी देखिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को अगर स्ट्रिक्टली अप्लाई करें तो सेपरेशन ऑफ पावर्स भी खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली ये दो कॉन्सेप्ट जो है ना, काफी इनकम्पैटिबल है, ठीक है। और सेपरेशन ऑफ पावर्स को बेसिकली एक डॉक्ट्रिनल बैरियर भी माना जाता है फॉर द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एंड वो बेसिकली यूएस के लोगों ने वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो फेस भी करा है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स को रिजिड तरीके से अप्लाई करने से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो ग्रोथ है थोड़ा सा पीछे रह जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, that is the modern concept of the doctrine means that discretion must be drawn between essential and incidental powers। तो इसका क्या मतलब है? बस सिंपली ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है ना, कुछ इस तरीके से समझिए। देखिए, हर ऑर्गन के पास कुछ एसेंशियल फंक्शंस होते हैं, कुछ बेसिक प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, तो वो सारे फंक्शन वो ऑर्गन ही करेगा। बट उसके साथ जुड़े हुए थोड़े इंसिडेंटल फंक्शंस या सबऑर्डिनेट फंक्शन, कुछ सप्लीमेंट्री फंक्शंस जो होते हैं ना, वो दूसरे कोई ऑर्गन कर लेना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो कोई और ऑर्गन भी कर सकता है। तो उसी तरीके से रामजवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में कोर्ट ने ये बोला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को उसके एब्सोल्यूट रिजिडिटी के साथ अप्लाई नहीं करा है, बल्कि हमने क्या करा है, हमने पावर्स को जो है डिवाइड तो कर दी है, एंड साथ ही साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये अज्यूम करता है कि जो भी पावर्स एंड फंक्शन किसी भी ऑर्गन के होते हैं ना, जो एसेंशियल फंक्शंस होते हैं, राइट, एसेंशियल फंक्शन जो उसी को दिए जाते हैं, वो कोई और ऑर्गन कभी भी एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, राइट। तो इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि एसेंशियल फंक्शंस जो होते हैं एक ऑर्गन के, वो सिर्फ वही ऑर्गन एक्सरसाइज कर सकता है, एंड बाकी जो इंसिडेंटल पावर्स हो सकते हैं वो कोई और भी एक्सरसाइज करे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे समझिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि वेरियस जजमेंट्स के अंदर हमने इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी माना है, जैसे कि इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण। इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये भी बोला गया था कि सेपरेशन ऑफ पावर्स हम उसके नैरो सेंस में अप्लाई नहीं करते हैं, बल्कि एक ब्रॉड सेंस में अप्लाई करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी बोला गया कि ये एक बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और उसके साथ साथ लास्ट पॉइंट ये है कि ये जो डॉक्ट्रिन है ये फोकस करता है 4 प्रिंसिपल्स के ऊपर। पहला है डिवीजन, दूसरा है इंटरैक्शन, थर्ड इज चेक्स एंड बैलेंसेस, एंड फोर्थ कॉपरेशन। पहला डिवीजन क्या, पावर्स को डिवाइड कर दो। दूसरा क्या है, इंटरैक्शन, पावर्स डिवाइड तो कर दी बट इन 3 ऑर्गन्स के बीच में एक काइंड ऑफ इंटरैक्शन होना चाहिए, राइट। उजर्पेशन या एमैल्गमेशन, मिक्सअप नहीं होना चाहिए, बल्कि एक इंटरैक्शन होना चाहिए। चेक्स एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के ऊपर नजर तो रखनी चाहिए, साथ में एक कॉपरेशन होना चाहिए जिसके थ्रू पूरा गवर्नमेंट जो है फंक्शन करेगा फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अगर ऐसे तरीके से इन 4 चीजों को फॉलो करते हुए अगर एक गवर्नमेंट काम करता है,
ठीक है, तो किस तरीके का सोसाइटी हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमेशा ड्रीम किया था, जिसके अंदर फ्रीडम, इक्वालिटी या तो एक रूल ऑफ लॉ जो सोसाइटी है, उस तरीके की सोसाइटी हम बिल्ड कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ कंक्लूड करते हैं आज का लेक्चर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।